सुबह से ही हवेली के आंगन में मातम पसरा हुआ था। सफेद कपड़ों में बैठे लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। बीचों बीच एक बड़ी तस्वीर रखी थी जिस पर फूलों की मालाएं चढ़ी थी। तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि सूरज की थी। हर किसी के चेहरे पर दर्द था। अरविंद जी की आंखें नम थी। ताई माँ बार बार तस्वीर को देखकर रो पड़ती थी। दादी भगवान से सवाल कर रही थी कि आखिर उनका पोता इतनी जल्दी उनसे क्यों छीन लिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा टूटी हुई थी ईशा। सफेद साड़ी में लिपटी ईशा की मांग सुनी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। 1 साल से वह हर दिन सूरज की याद में जी रही थी और हर रात उसी की याद में रोते हुए सोती थी। आज उसकी दुनिया का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया था। कांपते हाथों से उसने सूरज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और धीमी आवाज में बोली, अगर तुम सच में चले गए हो तो मेरे लिए भी इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। उसी वक्त हवेली के बाहर अचानक कई सरकारी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। सबकी नजरें दरवाजे की ओर चली गईं। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजा खुला और अगले ही क्षण पूरी हवेली की सांसें थम गईं। दरवाजे से एक व्यक्ति अंदर आया। साफ सुथरी आईएएस अधिकारी की वर्दी, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। वह सूरज था, जिंदा, एकदम जिंदा। कुछ सेकंड तक किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वे क्या देख रहे हैं। तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी और असली सूरज उनके सामने खड़ा था। सबसे पहले अरविंद जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे दौड़कर सूरज के पास पहुंचे और उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा जिंदा है। पूरा परिवार रोने लगा, लेकिन ईशा वहीं खड़ी रह गई। उसे लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हो। सूरज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दोनों की आंखें मिली। 1 साल का दर्द, 1 साल का इंतजार, 1 साल की तड़प, सब कुछ उन नजरों में दिखाई दे रहा था। फिर सूरज ने बिना कुछ कहे ईशा को अपने गले से लगा लिया। बस उसी पल ईशा टूटकर रो पड़ी। उसे समझ आ गया था कि उसका सूरज सचमुच लौट आया है। लेकिन जहां पूरा परिवार खुशी से रो रहा था, वहीं भीड़ में खड़ा एक इंसान डर से कांप रहा था। वह था आकाश, जिसने सोचा था कि सूरज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और अब वही सूरज उसके सामने खड़ा था, जिंदा और शायद बदला लेने के लिए तैयार। हवेली में खुशी और हैरानी का माहौल था। हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, सूरज जिंदा कैसे है। आखिरकार सूरज ने सभी को बैठने के लिए कहा। उसकी नजर बार बार आकाश पर जा रही थी। आकाश बेचैन था। उसे लग रहा था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। सूरज ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 1 साल पहले जिस दिन उसकी गाड़ी में धमाका हुआ था, उस दिन वह सचमुच मौत के बेहद करीब पहुंच गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। धमाके से कुछ मिनट पहले उसे एक जरूरी फोन कॉल आया था। वह गाड़ी से बाहर निकला ही था कि विस्फोट हो गया। वह घायल हुआ लेकिन बच गया। तभी उसे पहली बार शक हुआ कि यह कोई हादसा नहीं था, यह हत्या की कोशिश थी। कुछ ईमानदार अधिकारियों ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इलाज के दौरान सूरज को पता चला कि उसके दुश्मन अभी भी उसे मृत समझ रहे हैं। तभी उसने फैसला लिया, वह वापस नहीं लौटेगा। कम से कम तब तक नहीं जब तक असली अपराधी सामने नहीं आ जाता। पूरे 1 साल तक सूरज ने अपनी पहचान छुपाकर जांच की। उसने उन लोगों तक पहुंच बनाई जो आकाश के लिए काम करते थे। उसने कई रिकॉर्डिंग्स जुटाई, कई गवाहों से मिला और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। इस पूरी जांच के दौरान उसे सबसे ज्यादा दर्द एक बात का था, ईशा। उसे लगता था कि ईशा ने उसे धोखा दिया, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने उसकी सोच बदल दी। उसे पता चला कि ईशा मजबूर थी। वह किसी डर के कारण चुप थी और उसी दिन सूरज ने तय कर लिया कि वह सिर्फ अपने दुश्मनों को बेनकाब नहीं करेगा, बल्कि ईशा को भी उस कैद से आजाद करवाएगा जिसमें वह सालों से जी रही थी। जैसे जैसे सूरज बोल रहा था, आकाश के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका हर राज खुलने वाला है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सूरज ने कहा, मेरे पास सिर्फ कहानी नहीं, सबूत भी हैं। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। आकाश की धड़कनें तेज हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसका अंत बहुत करीब आ चुका है। सूरज की वापसी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, ईशा ने इतने सालों तक सब कुछ क्यों सहा। रात को जब सब लोग सो गए, तब सूरज छत पर पहुंचा। वहां ईशा अकेली खड़ी आसमान को देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर दर्द का तूफान था। सूरज धीरे से उसके पास गया। अब तो सच बता दो ईशा। यह सुनते ही ईशा की आंखें भर आईं। कुछ पल तक वह चुप रही। फिर उसने वह कहानी सुनाई जिसने सूरज का दिल तोड़ दिया। गुलाब सिंह ने उसकी माँ को कैद कर रखा था। धमकी दी थी कि अगर उसने सूरज से शादी की या उसे सच बताया तो उसकी माँ को मार दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उससे सूरज के सपनों को भी निशाना बनाया। वह जानता था कि सूरज आईएएस बनना चाहता है,
अगर ईशा उसके साथ रहती तो दुश्मन सूरज को भी खत्म कर सकते थे। इसलिए ईशा ने खुद को पीछे कर लिया। उसने अपने प्यार का बलिदान दिया। उसने पूरी दुनिया की नफरत सह ली, लेकिन सूरज के सपनों को टूटने नहीं दिया। सूरज स्तब्ध रह गया। जिस लड़की को वह गलत समझता रहा, वह तो उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे माफ कर दो ईशा। ईशा मुस्कुराई। प्यार में माफी नहीं होती सूरज। उस रात दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो गईं। लेकिन उसी समय हवेली के बाहर कोई खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता था कि सूरज और ईशा कभी एक न हो सके। और जल्द ही वह अपनी अगली चाल चलने वाला था। अगले कुछ दिनों में आकाश की जिंदगी बदल गई। उसे हर जगह सूरज दिखाई देने लगा। रात को नींद नहीं आती थी। कभी खिड़की पर परछाई दिखती, कभी किसी कमरे में अजीब आवाज सुनाई देती। उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और सच भी यही था। सूरज और उसका पुराना दोस्त राघव लगातार उस पर नजर रखे हुए थे। राघव कभी पुलिस विभाग में था। उसे जांच पड़ताल का अच्छा अनुभव था। दोनों ने मिलकर आकाश की हर गतिविधि रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। कई दिनों तक कुछ खास हाथ नहीं लगा, लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। आकाश शहर से बाहर एक पुराने गोदाम में पहुंचा। सूरज और राघव भी उसके पीछे पीछे गए। गोदाम के अंदर कई संदिग्ध लोग मौजूद थे। वहां हथियार थे, फाइलें थीं और कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो बड़े अपराधों की तरफ इशारा कर रहे थे। तभी आकाश बोलना शुरू हुआ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सूरज चाहे जिंदा हो या मरा हुआ, उसे खत्म करना ही होगा। यह सुनते ही सूरज का खून खौल उठा, लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुस्से से नहीं, सबूत से जीत होगी। दोनों ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। उन्हें अब यकीन हो गया था कि आकाश सिर्फ एक मोहरा है। उसके पीछे कोई और भी है, कोई ऐसा जो पर्दे के पीछे रहकर पूरा खेल चला रहा है। और उसी रहस्यमय खिलाड़ी तक पहुंचना अब उनका अगला मिशन था। कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर में एक खबर फैल गई, आकाश और ईशा की शादी होने वाली है। यह सुनकर सूरज समझ गया कि अब समय आ चुका है। आकाश अंतिम दाव खेलने जा रहा था। शादी का दिन आ गया। पूरा मंडप सज चुका था। मेहमानों की भीड़ लगी थी। आकाश दूल्हे के रूप में बेहद खुश दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ ईशा भारी मन से मंडप में बैठी थी। वह जानती थी कि शादी कभी नहीं हो सकती, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सूरज कब सामने आएगा। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। फेरों की तैयारी होने लगी और तभी मंडप के बाहर जोरदार आवाज गूंजी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली गईं। एक व्यक्ति अंदर आ रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। पूरा मंडप सन्न रह गया। वह सूरज था। इस बार वह छुपकर नहीं आया था, वह खुलकर आया था। सच्चाई के साथ, न्याय के साथ और अपने प्यार को वापस लेने के लिए। सूरज सीधे मंडप के बीच पहुंचा। उसने कहा, यह शादी नहीं होगी। पूरा माहौल जम गया। आकाश ने गुस्से में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी बड़े स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलने लगी। आकाश की आवाज गूंज उठी। उसके अपराध एक एक करके सामने आने लगे। मेहमान हैरान रह गए। परिवार स्तब्ध रह गया और ईशा की आंखों में पहली बार उम्मीद लौट आई। आकाश भागने लगा, लेकिन इस बार पुलिस पहले से तैयार थी। चारों तरफ से पुलिसकर्मी आ गए। हथकड़ी उसकी कलाई में डाल दी गई। उसका खेल खत्म हो चुका था, लेकिन जाते जाते वह मुस्कुराया और बोला, तुम जीत गए सूरज, लेकिन असली खिलाड़ी अभी बाकी है। यह सुनकर सूरज का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल जंग अब शुरू होने वाली थी। क्या आकाश सच बोल रहा था या फिर गिरफ्तारी से पहले वह सिर्फ सूरज को डराने की कोशिश कर रहा था? यह सवाल सूरज के मन में लगातार घूम रहा था। आकाश को पुलिस अपने साथ ले जा चुकी थी, लेकिन उसके आखिरी शब्द हवेली की दीवारों में गूंज रहे थे, असली खिलाड़ी अभी बाकी है। उस रात सूरज को नींद नहीं आई। छत पर खड़ा वह दूर आसमान की तरफ देख रहा था। एक तरफ उसे अपनी जीत की खुशी थी, दूसरी तरफ एक अजीब सी बेचैनी। अगर आकाश सच कह रहा था तो इसका मतलब था कि उनकी सारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन राघव एक नई जानकारी लेकर आया। उसने बताया कि आकाश के फोन रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर मिला है जिससे वह पिछले कई महीनों से लगातार संपर्क में था। हैरानी की बात यह थी कि उस नंबर का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी है जो अपनी पहचान छिपाकर बैठा है, राघव ने कहा। सूरज तुरंत जांच में जुट गया। इसी बीच हवेली में खुशियों की तैयारियां शुरू हो गईं। परिवार चाहता था कि सूरज और ईशा की शादी दोबारा पूरे रीति रिवाजों के साथ हो। लंबे समय बाद हवेली में फिर से सजावट होने लगी। दादी मुस्कुरा रही थीं। ताई माँ मेहमानों की सूची बना रही थीं। अरविंद जी पहली बार चैन की सांस ले रहे थे और ईशा, वह भी धीरे धीरे पुराने दर्द को भूलकर नई जिंदगी के सपने देखने लगी थी।
लेकिन किसी को नहीं पता था कि दूर कहीं कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसी रात शहर के बाहरी इलाके में एक काली एसयूवी खड़ी थी। उसके अंदर बैठा एक रहस्यमय आदमी हवेली की तस्वीरें देख रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, आकाश कमजोर निकला, लेकिन मैं नहीं। फिर उसने एक पुरानी फाइल खोली। फाइल में सूरज की तस्वीर थी। उस पर लाल रंग से एक निशान बना हुआ था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 साल पहले तुम बच गए थे सूरज, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। उधर हवेली में शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। संगीत की रात थी। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक सूरज की नजर एक अजनबी पर पड़ी। वह आदमी भीड़ में खड़ा था और लगातार ईशा को देख रहा था। जैसे ही सूरज उसकी तरफ बढ़ा, वह आदमी वहां से गायब हो गया। सूरज को पहली बार महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा खतरा उनके आसपास मंडरा रहा है। अगले दिन राघव ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि आकाश जिस व्यक्ति से बात करता था वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका नाम सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नाम था वीरेंद्र ठाकुर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वर्षों पहले मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन अगर वीरेंद्र जिंदा था तो इसका मतलब था कि पूरे खेल की शुरुआत उसी ने की थी और अब वह खुद मैदान में उतर चुका था। सूरज समझ गया कि आकाश सिर्फ मोहरा था। शतरंज का असली खिलाड़ी अब सामने आने वाला था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वीरेंद्र का पहला वार उसके दिल पर होने वाला है और उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि ईशा थी। क्या खुशियां कभी बिना किसी परीक्षा के मिलती हैं? सूरज और ईशा की जिंदगी में भी शायद ऐसा ही लिखा था। शादी का दिन आ चुका था। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सज चुकी थी। हर तरफ रोशनी थी, संगीत था, हंसी थी और लंबे समय बाद परिवार के चेहरों पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। ईशा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर हर कोई यही कह रहा था कि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी होने वाली है। दूसरी तरफ सूरज भी तैयार था, लेकिन उसके मन की बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। जयमाला की रस्म शुरू होने वाली थी। सभी मेहमान मंडप के आसपास इकट्ठा हो चुके थे। ईशा स्टेज पर पहुंची। सूरज भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन तभी पूरे मंडप की बिजली अचानक चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए। बच्चे रोने लगे। कुछ लोग मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने लगे। करीब 10 सेकंड तक पूरा मंडप अंधेरे में डूबा रहा। फिर अचानक बिजली वापस आ गई। लेकिन बिजली आते ही हर किसी की चीख निकल गई, क्योंकि ईशा वहां नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। पूरा मंडप हड़कंप में बदल गया। सूरज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी कुछ सेकंड पहले ईशा उसके सामने खड़ी थी और अब उसका कोई निशान नहीं था। पूरा परिवार उसे ढूंढने लगा। हर कमरा देखा गया, हर कोना छाना गया, लेकिन ईशा कहीं नहीं मिली। तभी एक नौकर भागता हुआ सूरज के पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। ये बाहर पड़ा मिला है साहब। सूरज ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी। फोटो देखकर उसके होश उड़ गए। ईशा एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके पीछे वही लाल निशान बना हुआ था जो वीरेंद्र ठाकुर की फाइल में दिखाई दिया था। फोटो के साथ एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था, अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले पुराने किले में आओ। पुलिस को खबर की तो अगली तस्वीर उसकी लाश की होगी। सूरज का दिल बैठ गया। अरविंद जी ने उसे रोकने की कोशिश की। राघव ने कहा कि यह जाल हो सकता है, लेकिन सूरज किसी की सुनने की हालत में नहीं था। उसके लिए अब सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, ईशा की जिंदगी। उसी रात वह अकेला पुराने किले की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पुराने पेड़ों की परछाइयां किसी डरावने सपने जैसी लग रही थीं। जैसे जैसे वह किले के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर कौन था वीरेंद्र ठाकुर? उसका सूरज से क्या दुश्मनी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा अभी जिंदा थी? सूरज ने किले के विशाल दरवाजे के सामने कदम रोके। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे के बीच एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है सूरज, मैं पिछले 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आवाज सुनते ही सूरज समझ गया कि अब वह अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के सामने पहुंच चुका है और जो खेल शुरू होने वाला था वह उसकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई साबित होने वाला था। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस दुश्मन को आप खोज रहे हो वह सालों से आपकी जिंदगी की हर घटना को नियंत्रित कर रहा हो? पुराने किले का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुल चुका था। सूरज सावधानी से अंदर कदम रखता है। चारों तरफ घना अंधेरा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और हवा की डरावनी आवाज पूरे माहौल को और भी भयावह बना रही थी। लेकिन सूरज के मन में सिर्फ एक ही बात थी, ईशा। उसे हर हाल में ईशा को बचाना था।
तभी वही भारी आवाज फिर गूंजी, तुम समय पर आ गए सूरज। सूरज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। सामने आओ, सूरज जोर से चिल्लाया। अचानक किले के बीचों बीच लगी बड़ी लाइट जल उठी और उसी रोशनी में एक आदमी दिखाई दिया। काले कपड़े, सफेद बाल और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। वह था वीरेंद्र ठाकुर, जिसे पूरी दुनिया सालों पहले मृत मान चुकी थी। सूरज उसे देखते ही हैरान रह गया। तुम जिंदा हो? वीरेंद्र हंस पड़ा। जिंदा भी हूं और पहले से ज्यादा ताकतवर भी। सूरज ने गुस्से में पूछा, ईशा कहाँ है? वीरेंद्र ने जवाब दे के बजाय ताली बजाई। अचानक सामने एक बड़ा स्क्रीन जल उठा। स्क्रीन पर ऐसी तस्वीरें दिखने लगी जिन्हें देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तस्वीरें उसके बचपन की थीं, उसके परिवार की थी, उसकी पढ़ाई की थी, यहां तक कि उसकी आईएएस ट्रेनिंग के दिनों की भी थी। वीरेंद्र मुस्कुराया, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें आज जानता हूं? मैं तुम्हें पिछले 15 साल से देख रहा हूं। यह सुनकर सूरज पूरी तरह चौंक गया। अब मामला सिर्फ ईशा के अपहरण का नहीं था। यह दुश्मनी बहुत पुरानी थी, बहुत गहरी थी। वीरेंद्र धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारे पिता अरविंद ने सालों पहले मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरी सत्ता, मेरा साम्राज्य, मेरा सम्मान, और मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि एक दिन मैं उनका सब कुछ छीन लूंगा। सूरज को पहली बार समझ आया कि यह बदले की कहानी है, एक ऐसा बदला जो कई सालों से पल रहा था। वीरेंद्र ने आगे बताया कि आकाश सिर्फ उसका मोहरा था, गुलाब सिंह भी उसके इशारों पर काम करता था। सूरज की गाड़ी में बम लगवाने की योजना भी उसी की थी। ईशा और उसकी मां को परेशान करने के पीछे भी वही था। यह सुनकर सूरज का खून खौल उठा। लेकिन वीरेंद्र अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक और बटन दबाया। स्क्रीन पर ईशा दिखाई दी। वह एक कमरे में कैद थी। उसके हाथ बंधे हुए थे लेकिन वह जिंदा थी। ईशा को देखकर सूरज ने राहत की सांस ली। उसे छोड़ दो। वीरेंद्र हंस पड़ा। इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हें एक खेल खेलना होगा। सूरज समझ गया कि यह आदमी सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि बेहद खतरनाक दिमाग वाला इंसान है। तभी किले की जमीन अचानक कांपने लगी। सूरज ने नीचे देखा। फर्श का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल रहा था। नीचे एक गुप्त सुरंग थी। वीरेंद्र ने सुरंग की तरफ इशारा किया। ईशा वहां है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो इस सुरंग के अंदर जाओ, लेकिन याद रखना, अंदर सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बाहर निकलेगा। ये कहकर वीरेंद्र पीछे हट गया। सूरज कुछ सेकंड तक सोचता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि यह एक जाल है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ईशा की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। उसने बिना देर किए सुरंग में उतरने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, ऊपर का रास्ता बंद हो गया। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। सूरज उसी दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सुरंग सिर्फ रास्ता नहीं थी, यह एक खतरनाक परीक्षा थी। और वीरेंद्र ठाकुर ने उसके लिए ऐसे जाल बिछाए थे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ किले के कंट्रोल रूम में खड़ा वीरेंद्र स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, अब असली खेल शुरू होगा सूरज, और इस बार या तो तुम्हारा प्यार खत्म होगा या तुम्हारी जिंदगी। उधर सुरंग के अंधेरे में आगे बढ़ते हुए सूरज को अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बिल्कुल ईशा जैसी थी। सूरज तेजी से उस दिशा में दौड़ा, लेकिन अगले ही पल उसके सामने जो दिखाई दिया उसे देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वहां सिर्फ ईशा ही नहीं थी, बल्कि उसके साथ कोई और भी कैद था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जिंदा होने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्या होगा जब वर्षों से छिपे हुए सारे राज एक ही रात में सामने आ जाए और एक इंसान को अपने प्यार, अपने परिवार और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़नी पड़े। सुरंग के अंधेरे में दौड़ते हुए सूरज उस कमरे तक पहुंच चुका था जहां से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने लोहे का भारी दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं रुक गए। उसके सामने ईशा बंधी हुई थी, लेकिन उसके ठीक बगल में एक और व्यक्ति कैद था। उसे देखते ही सूरज की आंखें फैल गईं। वह कावेरी थी, ईशा की मां, जिन्हें सालों पहले मृत समझ लिया गया था। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। सूरज, यहां से चले जाओ, यह जाल है। लेकिन सूरज अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने सबसे पहले ईशा और कावेरी की रस्सियां खोलनी शुरू की। उसी समय पूरे कमरे में सायरन बजने लगा। लाल रंग की चेतावनी लाइटें चमकने लगी। वीरेंद्र ठाकुर को पता चल चुका था कि सूरज उन तक पहुंच गया है। कुछ ही सेकंड बाद कई हथियारबंद गुंडे कमरे में घुस आए। सूरज ने ईशा और कावेरी को पीछे रहने को कहा। फिर शुरू हुई एक जबरदस्त भिड़ंत। संख्या में दुश्मन ज्यादा थे, लेकिन सूरज के अंदर अपने परिवार को बचाने की ताकत थी। एक एक करके वह हमलावर का सामना करता गया। ईशा भी चुप नहीं बैठी। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और एक गुंडे को पीछे से रोक दिया।
काव्य ने भी हिम्मत दिखाई। कई मिनटों तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार रास्ता साफ हो गया। लेकिन तभी सुरंग के स्पीकरों से वीरेंद्र की आवाज गूंजी। बहुत अच्छा सूरज, तुम उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकले, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अचानक सामने की दीवार खुल गई। उसके पीछे एक विशाल हॉल था और इस हॉल के बीचों बीच वीरेंद्र ठाकुर खड़ा था। उसके चारों तरफ हथियारबंद लोग मौजूद थे। सूरज, ईशा और कावेरी धीरे धीरे आगे बढ़े। वीरेंद्र की आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। तुम जानते हो सूरज, उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बर्बाद किया था। उन्होंने कानून का साथ दिया और मेरा साम्राज्य खत्म कर दिया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि उनके परिवार की खुशियां कभी पूरी नहीं होने दूंगा। सूरज ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारे अपराधों की वजह से जो लोग बर्बाद हुए उनका क्या? तुमने कितनी जिंदगियां तबाह की? वीरेंद्र हंस पड़ा। ताकतवर लोग सवाल नहीं पूछते सूरज, वे सिर्फ आदेश देते हैं। इसी बीच पीछे से राघव और पुलिस की टीम भी किले तक पहुंच चुकी थी। दरअसल सूरज ने खतरे को भांपते हुए पहले ही एक गुप्त लोकेशन राघव को भेज दी थी। अब पूरा किला पुलिस से घिर चुका था, लेकिन वीरेंद्र को इसकी परवाह नहीं थी। उसने एक रिमोट निकाला। अगर मैं हार गया तो ये पूरा किला उड़ जाएगा। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। वीरेंद्र ने पूरे किले में विस्फोटक लगवा रखे थे। अब मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं था, सैकड़ों लोगों की जान खतरे में थी। सूरज समझ गया कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। अचानक उसने वीरेंद्र का ध्यान भटकाया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ वर्षों का बदला था, दूसरी तरफ अपने परिवार को बचाने की जिद। दोनों जमीन पर गिर पड़े। रिमोट उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। वीरेंद्र उसे उठाने के लिए भागा, लेकिन उसी क्षण ईशा ने साहस दिखाया। वह तेजी से आगे बढ़ी और रिमोट को अपने कब्जे में ले लिया। वीरेंद्र चीख उठा। नहीं, पुलिस भी अब हॉल के अंदर पहुंच चुकी थी। वीरेंद्र चारों तरफ से घिर गया। उसकी सारी ताकत, उसका सारा घमंड और उसकी सारी चालें खत्म हो चुकी थीं। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों की नजरें मिली। यह वही पल था जिसका इंतजार वर्षों से था। वीरेंद्र ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सूरज तैयार था। कुछ ही क्षणों में वीरेंद्र जमीन पर गिर चुका था। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी। पूरा किला सन्नाटे में डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पुरानी बुराई आखिरकार हार चुकी हो। लेकिन तभी वीरेंद्र मुस्कुराने